Hi guys, welcome to Mr. Introden YouTube channel, and today in this video we'll be covering comparative cost advantage theory of international trade। ये जो थ्योरी है ये रिकार्डो की थ्योरी है। इससे पहले हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की थी जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि डेविड स्मिथ की थ्योरी है। सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की जो वीडियो है उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से आप रिलेट कर पाओगे कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी से। अगर आपने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को समझना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की क्या थ्योरी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो है यही आपकी जो थ्योरीज़ हैं, कंपेरेटिव हो गया या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो गया, बेसिकली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। क्योंकि यही जो है ये बेसिस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड को फॉर्म करता है। यानी यहीं से क्या है रीज़न मिलता है कि क्यों दो कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी, क्या फ़ायदा होगा या क्या जो भी नुकसान फ़ायदा किस तरीके से उसको हम लोग देखते हैं कि कोई एक कंट्री आखिर दूसरी कंट्री से ट्रेड करना क्यों चाहेगी। सबसे पहले रिकार्डो ने क्या बोला है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सिमिलर कमोडिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई एक कमोडिटी है तो एक कंट्री में उसे बनाने की कितनी लागत आ रही है, कितना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, वही सेम कमोडिटी दूसरी कंट्री में बनाने में कितनी लागत आ रही है, यानी दूसरी कंट्री में उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है। इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस होगा। क्यों होगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए, चाहे वो लेबर का फैक्टर हो गया, चाहे वो जियोग्राफिकल डिवीजन का हो गया या रिसोर्स अवेलेबिलिटी का फैक्टर हो गया। तो इन सब की वजह से क्या कॉस्ट में डिफरेंसेस आते हैं दो नेशंस में, सेम टाइप की भी अगर कमोडिटी बन रही है तब भी। ठीक, तो यहीं से क्या यही क्या हो जाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेसिस हो जाएगा। क्यों, क्या बेस बन रहा है यहाँ पर कि जब दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कॉस्ट में, तो जो कम पैसे में बना रहा होगा वो क्या एक्सपोर्ट करेगा, और जो ज़्यादा पैसों में बना रहा होगा उस चीज़ को, जो भी कमोडिटी है, वो उस कमोडिटी को सोचेगा यार मेरे यहाँ तो ज़्यादा पैसा लग रहा है बनाने में तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक, मगर यहाँ पर हम लोग हमेशा जैसे हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी में देखी थी, वहाँ पर भी दो कंट्रीज़ थी, दो तरीके की कमोडिटीज़ थी। यहाँ पर भी हम लोग क्या सेम एजम्पशन को लेकर के इस थ्योरी को आगे देखेंगे कि दो कंट्रीज़ होंगी और सिर्फ दो ही कमोडिटीज़ बनाती होंगी। एजम्पशंस और जो थ्योरी है इसका क्रिटिसिज्म है सब ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी से। सो आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप लोग सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की वीडियो देखें। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर इन कंट्री बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल डिवीजन हो सकता है, लेबर हो सकता है, स्पेशलाइजेशन या कोई भी दूसरा रीज़न हो सकता है। ठीक, क्लाइमेटिक रीजन भी हो सकता है। ठीक, आपका नेचुरल रिसोर्सेज या ज्योग्राफिकल सिचुएशन किस तरीके से है, या जो आपका लेबर है या जो वहाँ पर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनकी एफिशिएंसी कैसी है, उस पर भी क्या आपका प्रोडक्शन कॉस्ट डिफ़र कर सकता है। ठीक, तो इसमें रिकार्डो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट में डिफरेंस आता है इसी के बेसिस पे क्या जो कंट्रीज़ होती है वो स्पेशलाइज करती है किसी एक तरीके की कमोडिटी को बनाने में, और कोई दूसरी कंट्री जो होगी वो दूसरे तरीके की कमोडिटी को बनाने में स्पेशलाइजेशन करेगी। ठीक, दिस इज़ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। और यही क्या हो जाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक बेसिस या बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करके भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन्हीं थ्योरीज़ को उसमें लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे और क्या इन्होंने बताया। इट सेज दैट ईच कंट्री विल स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ दोज कमोडिटीज़ इन विच इट हैज़ ग्रेटर कंपेरेटिव एडवांटेज और लीस्ट कंपेरेटिव डिसएडवांटेज। ये जब हम लोग थ्योरी में देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा इसको समझ में आएगा। कहने का सिंपल सेंस क्या है कि जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में या जिस भी कमोडिटी को बनाने में किसी कंट्री को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक, कंपेरेटिव का मतलब क्या है, तुलनात्मक यहाँ पर हो गया। यानी किसी दूसरी चीज़ को बनाने की तुलना में अगर मान लो मुझे टॉफ़ी बनाना क्या पड़ रहा हो, सस्ता पड़ रहा हो या ठीक पड़ रहा हो, हाँ सस्ता पड़ रहा हो अगर टॉफ़ी बनाना चॉकलेट बनाने के तुलना में या मुकाबले में, तो मैं इसे क्या कहूँगा, कंपेरेटिव एडवांटेज। ठीक, या फिर इसको दूसरी तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे, आप कह सकते हो कि मुझे टॉफ़ी बनाना सस्ता पड़ रहा है कंपेयर टू आपका चॉकलेट बनाना। ठीक, या फिर मैं कम पैसों में क्या चॉकलेट ज़्यादा बना पाऊँगा, सॉरी टॉफ़ी ज़्यादा बना पाऊँगा और चॉकलेट कम बना पाऊँगा।
तो ये मेरा क्या है, कम नुकसान मेरा किस में है, टॉफ़ी बनाने में। ज़्यादा नुकसान मेरा किस में है, चॉकलेट बनाने में। और ये क्या है, तुलना में है, ठीक। यानी चॉकलेट की तुलना में मेरा कम नुकसान किस में हो रहा है, टॉफ़ी बनाने में। नुकसान मेरा हो रहा होगा, ठीक। अगर मैं कुछ और बनाता, शायद अगर जिस चीज़ में मैं बहुत अच्छा होता अगर बनाता, तो बात अलग है, हो सकता है मेरा फ़ायदा होता। नुकसान मेरा दोनों में हो रहा है, मगर मेरे कम नुकसान क्या है, टॉफ़ी बनाने में कम नुकसान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपेरेटिव डिसएडवांटेज होगा। इसको हम लोग और क्लियरली अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे। दस अ कंट्री विल एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज़ इन विच इट हैज़ कंपेरेटिव एडवांटेज इज ग्रेटेस्ट, या फिर उसका जो कंपेरेटिव डिसएडवांटेज है वो सबसे कम हो, ठीक। जब सबसे कम नुकसान हो रहा होगा किसी चीज़ को बनाने में, या सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा जिस चीज़ को बनाने में, हम लोग उसी को बनाएंगे, ठीक। उसी को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट क्या करेंगे जिसमें हमें कम नुकसान हो रहा होगा, ठीक। अब हम लोग इस थ्योरी की जो प्रॉपर, जैसे हम लोग थ्योरी को लिखते हैं उसके लिए क्या एजम्पशंस होना ज़रूरी है, फिर थ्योरी होना ज़रूरी है, फिर उसका क्रिटिसिज्म, ठीक। मोस्ट ऑफ द थ्योरीज में उनके एजम्पशंस ही क्या लेटर ऑन उनके क्रिटिसिज्म बन जाते हैं। जैसे एब्सोल्यूट थ्योरी में भी उसके जो ज़्यादा पार्ट्स के आपके एजम्पशन थे वही आगे चलकर क्या हो गए थे, उसके क्रिटिसिज्म हो गए थे। सिमिलरली सेम एजम्पशन है बिल्कुल जो एब्सोल्यूट थ्योरी में थे, वही ये क्या है आपके कंपेरेटिव थ्योरी में। दोनों थ्योरीज में बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे देयर आर ओनली टू कंट्रीज ए एंड बी। सेम एब्सोल्यूट में भी ऐसे ही था, वो दो कंट्रीज जो है वो केवल एक्स और वाई यानी दो कमोडिटीज़ को बनाती हैं, ठीक। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर लग रहा है प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, लेबर है, ठीक। और सारे लेबर यूनिट्स जो है वो होमोजेनस यानी एक जैसी है, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई लेबर यूनिट ज़्यादा एफिशिएंट है, कोई कम एफिशिएंट है, या कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। लेबर की जो यूनिट्स है वो सब होमोजेनस है। सप्लाई ऑफ लेबर क्या अनचेंज रहती है थ्रू आउट जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है। टेस्ट आर सिमिलर, टेस्ट या डिमांड के जो पैटर्न्स है, यानी लोगों का जो कमोडिटी जो आप बना रहे हो जिन लोगों के लिए, उनका टेस्ट या डिमांड पैटर्न सिमिलर होता है, ठीक, एक जैसा होता है बोथ कंट्रीज़ में। प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज़ इज डिसाइडेड बाय लेबर कॉस्ट, यानी जितना लेबर लग रहा होगा एक यूनिट कमोडिटी बनाने में, उसी के बेसिस पे उसका हम लोग प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक। कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड अंडर द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और रिटर्न्स, ठीक। कांस्टेंट कॉस्ट आपने ये पहले पढ़ा हुआ होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट क्या होता है, तो उसी के बेसिस पे क्या यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। ये भी इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पॉसिबल है, या जब हम लोग ट्रीट करते तो कांस्टेंट रिटर्न्स आए या कांस्टेंट कॉस्ट आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक्स प्लेस इज ऑन बाटर सिस्टम, ठीक। बाटर सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, बाटर मतलब आपको पता है पुराने ज़माने में लेन देन जो होता था, ठीक। हमने जो हमारे सामान है उसको आप ले लो, आपका सामान हम ले लें, इसको बाटर सिस्टम कहते हैं, ठीक। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में कोई चेंज नहीं, कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड है या फिर कोई कम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में सेम टेक्नोलॉजी है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज़ में सेम है, ठीक। Factors of production are perfectly mobile within each country but are perfectly immobile outside the country, ठीक। इन्होंने ये भी माना है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली यहाँ पर क्या लेबर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या अपनी कंट्री के अंदर तो कहीं पे भी वो मतलब थ्रू आउट द कंट्री कहीं पे भी आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन वो आपकी कंट्री के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक। ये इनका एक एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन, ऑल फैक्टर्स आर फुली एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट का एजम्पशन आपको पता है ये कहीं पे भी नहीं रियलिस्टिक होता है। कोई भी थ्योरी है अगर उसने फुल एम्प्लॉयमेंट को माना है आपका एजम्पशन, तो वो बाद में चलकर उसका क्रिटिसिज्म बन ही जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, मगर रिकार्डो ने यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट को माना था। और इंटरनेशनल मार्केट को परफेक्ट माना है इन्होंने। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड भी माना है इन्होंने, ठीक। फ्री ट्रेड यहाँ यानी जहाँ पर प्रोटेक्शन की पॉलिसी ना लग रही हो, सरकार का या गवर्नमेंट का कोई भी ज़्यादा रोल ना हो रहा हो, ठीक। कंट्रोलिंग पावर किसी के हाथ में ना हो, ट्रेड आराम से हो रहा हो, ठीक। तो दीज वर दी एजम्पशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे एजम्पशंस एटलीस्ट इसमें से जो 10 या 11 पॉइंट्स है वो अगर आप लोग लिखते हैं तो इट इज़ गुड इनफ। नेक्स्ट हम लोग अब मेन थ्योरी पार्ट में आ जाएंगे। सिमिलर फिगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अगर आपने एब्सोल्यूट की वीडियो देखी थी, ठीक। सो सेम ही है, चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो कंट्रीज़ है ए एंड बी, ठीक। कमोडिटीज़ भी दो हैं एक्स एंड वाई, मगर यहाँ पर हो क्या रहा है, ए जो है वो
ए जो है वो यहाँ पर भी 10 यूनिट्स बना रहा है और यहाँ पर भी 10 यूनिट्स। आप कहेंगे अरे ये क्या, ये तो ए जो है ये तो दोनों ही ज़्यादा बना रहा है। यही होता ही है एक्चुअल लाइफ में भी। आप देखोगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, मान लेते यूएसए फॉर एग्जांपल, वो जो दो प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हो सकता है दैट कैन बी कोई डिजिटल एक डिवाइस हो गया या कोई आप कह सकते हो वीट का प्रोडक्शन है, वो किसी कंपेयर टू एक अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है। चलिए हम लोग इंडिया और किसी साउथ अफ्रीकन नेशन का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में मान लेते हैं टी और राइस जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बन रहा है, ठीक। और जो कोई दूसरी साउथ एशियन या साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसमें दोनों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। और इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, ठीक। तो इन दोनों देशों के बीच में कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होगा, किस बेसिस पे होगा, इसको हम लोग इस थ्योरी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे अगर कोई एक कंट्री जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसका दोनों प्रोडक्शन में, ठीक है, दोनों कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन में, तब किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में यही होता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि यार एक कंट्री कोई चीज़ बहुत अच्छा बना रही है, दूसरी कंट्री दूसरी चीज़ बहुत अच्छा बना रही है, दोनों ने आपस में क्या साठ गांठ करके ट्रेड कर लिया। ये क्या बताया था, ये एब्सोल्यूट थ्योरी में बताया गया था। मगर कंपेरेटिव थ्योरी क्या कहती है कि नहीं यार, ऐसा रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या एक ही कंट्री होती है जो दोनों चीज़ें बेहतर बना रही होती है, ठीक। मगर फिर ये कैसे इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे उसको हम लोग समझते हैं, ठीक। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या है कि ए जो कंट्री है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज में है, ठीक। कैसा एडवांटेज, प्रोडक्शन कॉस्ट का एडवांटेज, यानी ये जो है ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है किसी भी कमोडिटी की, ठीक, एक यूनिट ऑफ लेबर में। यहाँ पर क्या है, एक यूनिट लेबर में ए जो है वो कितना 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स बनाती है और 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई बनाती है। जबकि जो आपकी बी कंट्री है वो केवल 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स बना पाती है और केवल 8 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई। यानी दोनों में ही इसका बेड़ा गर्क है, दोनों में ही ये क्या बिल्कुल मतलब कम बना रही है किससे, कंपेयर टू ए। फिर भी इनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होगा कैसे। चलिए हम लोग इसका रेशियो देखते हैं कि किस तरीके से रेशियो के फॉर्म में आपको लिखना है आंसर। समझा तो मैं दूंगा कि किस क्या क्या इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, मगर इसको लिखने के लिए आप लोग को क्या रेशियो फॉर्म में इसको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब ए जो है वो एक्स कमोडिटी को बनाता है, ठीक। ए जो है जब वो एक्स कमोडिटी को बनाता है तो देखिए एक यूनिट लेबर में वो कितने एक्स बनाता है, 10 यूनिट, ठीक है। बी कितना यूनिट बनाता है, 6 यूनिट, ठीक। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 5/3, ठीक। एक्स यूनिट बनाने में, एक्स कमोडिटी सॉरी बनाने में। और जब ए क्या करता है आपका वाई कमोडिटी बनाता है, ठीक, तो वो क्या 10 बना रहा है, ठीक। बी 8 बना रहा है, ठीक। यानी कितना हो गया, 5/4 हो गया, ठीक, 5/4। अब आप बताइए 5/4 बड़ा है कि 5/3 बड़ा है। ऑब्वियस है कि 5/3 बड़ा है, यानी 5/3 यानी एक्स बनाने में ए को ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप एक यूनिट लेबर से ही आप 10 पेंसिल बना रहे हो, ठीक, और जो सामने वाला बंदा है वो केवल 6 पेंसिल बना पा रहा है, ठीक। मगर एक यूनिट लेबर से आप केवल 10 इरेज़र बना रहे हो और सामने वाला बंदा जो है वो 8 इरेज़र बना ले रहा है, ठीक। यानी इसमें क्या है, उसका 2 का अंतर हो रहा है, 2 इरेज़र्स का। यहाँ पर दूसरी साइड में क्या अंतर होगा आपका, 4 पेंसिल्स का अंतर। तो कहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पर 4 पेंसिल आप ज़्यादा बना रहे हो। यानी ए को ज़्यादा फ़ायदा कहाँ पर होगा, ए को ज़्यादा फ़ायदा होगा जब वो एक्स कमोडिटी को बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिव एडवांटेज आप देखोगे तो ये 10/6 है, ठीक, और ये 10/8 बना दे रहा है, ठीक। तो ज़्यादा एडवांटेज किस में होगा, एक्स में होगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक्स को बनाएगा। अब कंट्री बी क्या करे बेचारा, ठीक। कंट्री बी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो दोनों ही चीज़ें कम बना रहा है। तो वो क्या देखेगा कि यार मैं इसमें तो मैं केवल 6 यूनिट बना पा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं 8 यूनिट बना दे रहा हूँ, है ना। वाई की तो मैं 8 यूनिट बना पा रहा हूँ और एक्स की मैं 6 ही यूनिट बना पाता हूँ। तो भाई मैं एक्स को तो छोड़ ही दूँ, क्योंकि उसमें मुझे 4 पेंसिल का नुकसान हो रहा है। तो भाई मैं वाई को पकड़ता हूँ, मैं वाई बनाऊँगा, ठीक। मुझे इसमें कम से कम आप कह सकते हो 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है या 2 इरेजर्स का नुकसान हो रहा है, पर ये कम है,
ठीक, ये नुकसान भी कम है। अगर मैं एक्स बनाता तो मेरे को ज़्यादा नुकसान होता, 4 पेंसिल का नुकसान होता। तो कम यानी लीस्ट कंपेरेटिव डिसएडवांटेज, यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, लीस्ट कंपेरेटिव डिसएडवांटेज वाई का किसमें, सॉरी बी कंट्री का किसमें, वाई कमोडिटी को बनाने में। ठीक, इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि अब देखो जैसे 2 यूनिट लगाएगा ए कंट्री लेबर की, तो वो क्या 20 एक्स बना लेगा। ठीक, तो उसे कितने का फ़ायदा हुआ, लगभग 8 एक्स का फ़ायदा हुआ। क्यों, क्योंकि 4 इधर और 4 इधर, आपकी 2 यूनिट से इसे क्या आप मान लेते हैं रुपए में फ़ायदा हो रहा है, तो 8 रुपये का इसको फ़ायदा हुआ। ठीक, सिमिलरली इसने क्या किया, इसने वाई जो है वो आपका मंगा लिया, इसने बनाया नहीं, जो 1 यूनिट उधर से ली थी लेबर की, उसने वाई को इंपोर्ट कर लिया। ठीक, अब जो इसने वाई को इंपोर्ट किया यानी इसे कितना मिला होगा, 8 यूनिट मिला होगा इसे। ठीक, 8 इधर से मिला, 20 इसने बना लिया, तो इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसका केवल 2 का नुकसान हुआ और 8 का फ़ायदा हुआ। ठीक, देखिए तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, मैं इसे और ईजी ही लैंग्वेज में बता दूं कि आपका जिसमें ज़्यादा एडवांटेज हो रहा होगा वो ए कंट्री करेगी, जिसमें कम डिसएडवांटेज हो रहा होगा वो बी कंट्री करेगी। ठीक, सिंपल यही रेशियो फॉर्म में है, ये इसी तरीके से हम लोग बी का रेशियो निकालेंगे, वो भी क्या 3/5 और आपका 4/5 आएगा, तो 4/5 क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो वाई को बनाएगी। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा इसके रिलेटेड एक फिगर भी है, फिगर में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो कि पहले जो आपकी कमोडिटी एक्स बना रहा है कौन, आपका जो ए कंट्री है। ठीक, वो क्या करेगा, एक्स को बनाएगा, और जो बी कंट्री है वो वाई को बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे ये है, ठीक, ये क्या दिखा रहा है कि जो आपका ए कंट्री है वो दोनों चीज़ों में बेहतर है। ठीक, वाई भी ज़्यादा बना रहा है और एक्स भी ज़्यादा बना रहा है, तो बेचारी बी कंट्री क्या करे। ठीक, ये जो आपका ग्राफ है ये बी कंट्री का है, ठीक, और ये ए कंट्री का है। ठीक, तो यहाँ पर दिखेगा कि ए जो है वो एक्स को तो हर कीमत पे ज़्यादा बना ही रहा है। ठीक, तो वो एक्स को तो बनाएगा ही बनाएगा। बी कंट्री क्या करेगा, वो वाई को बना सकता है। ठीक, एक्स इधर देखेंगे अगर हम लोग, इसका इधर अगर आ गया ये पॉइंट, यानी इसने इंपोर्ट कर लिया। ठीक, किसने, आपकी कंट्री बी ने, तो इसे थोड़ा कम नुकसान हो रहा है। ठीक, इसे क्या थोड़ा कम नुकसान हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर इसने वाई को बना दिया, ठीक, वाई को इसने यहाँ पर 8 यूनिट्स तक इसने बना दी, तो इसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो ये 8 यूनिट्स वाई की बनाता रहेगा और एक्स को क्या कर लेगा, ये इंपोर्ट कर लेगा। ठीक, तो ये इस फिगर में दिखाया गया है कि जो बी कंट्री होगी वो एक्स को इंपोर्ट करेगी और वाई को एक्सपोर्ट करेगी। सिमिलरली जो ए कंट्री होगी वो क्या है, उसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा किसमें, एक्स को एक्सपोर्ट करने में और वाई को इंपोर्ट कर लेने में। ठीक, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, यहाँ पर देखेंगे आप अगर तो इतना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए पी और आर जो है, ये जो वाई यूनिट्स का जो डिफरेंस है वो केवल 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस हो नहीं रहा है। यहाँ पर क्या है, दूसरी साइड में 4 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, तो जो ए कंट्री होगी वो क्या वाई को बनाएगी, सॉरी एक्स को बनाएगी, और जो बी कंट्री होगी वो वाई को बनाएगी। बस यही थ्योरी थी, इसको आप लोग को बस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए सिर्फ इतना समझ लेना है कि जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा आप उसको बनाओगे। ठीक, ए कंट्री, और बी कंट्री उसको बनाएगी जिसमें उसे सबसे कम नुकसान हो रहा होगा। बस इतना ही है इसमें। ठीक, हम लोग सेम इसका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, जैसे एब्सोल्यूट थ्योरी के क्रिटिसिज्म थे वैसे इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म है। सबसे पहला क्या आ जाता है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक, लेबर ही केवल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, या लेबर की कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ही सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्राइस है वो तय नहीं होता, डिमांड, सप्लाई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारे कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या प्राइसेस आपके तय होते हैं। तो ये गलत हो गया। नो सिमिलर टेस्ट, ज़रूरी नहीं कि जो 2 कंट्रीज़ हैं उनका डिमांड पैटर्न्स या टेस्ट बिल्कुल सेम हो। ठीक, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, कांस्टेंट कॉस्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को ये इग्नोर करता है या फ्री ट्रांसपोर्ट की बात करता है, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक, 2 देशों के बीच में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कई बार जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट एप्पल की आप मान ले रहे हैं 100 रुपये है, अब उसे आप ट्रांसपोर्ट यूएसए कर रहे हैं तो वो वहाँ पहुँचते पहुँचते कितना 150-200 रुपये हो जाएगा, उससे कम में तो यूएसए वाले खुद ही उगा लेंगे। ठीक,
तो ऐसा होता है, ठीक, रियल लाइफ में। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। टू कंट्रीज़ टू कमोडिटी मॉडल बहुत ही अनरियलिस्टिक है। ज़रूरी नहीं कि दो ही कंट्री ट्रेड कर रही हो, बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रेड करती होंगी। मल्टीनेशनल ट्रेड होता है आजकल, ठीक। और ज़रूरी नहीं कि दो ही कमोडिटीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपस में ट्रेड करती हैं कंट्रीज़, ठीक। नेक्स्ट हम लोग फ्री ट्रेड तो पॉसिबल है ही नहीं भैया, सरकारें कुछ तो अपना टैक्स वैक्स लगा कर या कुछ भी, बहुत सारे रीजंस होते हैं कंट्रोल करने के, ठीक, जो कि हम लोग अलग से प्रोटेक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। तो फ्री ट्रेड तो पॉसिबल नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट, अगेन इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वन साइडेड थ्योरी क्यों? क्योंकि ये केवल सप्लाई साइड की बात करता है, डिमांड साइड की तो बात करती ही नहीं है। ये थ्योरी कब कितनी सप्लाई होगी, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें तो बताई, लेकिन एक्चुअल में कहाँ पर कितनी डिमांड हो रही है उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, ठीक। तो ये क्या हो गई आपकी वन साइडेड थ्योरी हो गई। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे है? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी जो होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है। आप पता है कोई कंट्री आपके इस टाइम पर टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा साउंड हो सकती है कोई दूसरे कंट्री के कंपेरेटिवली। तो ऐसा नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल ही सेम टेक्नोलॉजी लेवल पे हो, तो ये भी क्या है, एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन था। फैक्टर्स आर नॉट फुली मोबाइल इंटरनली, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फैक्टर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह अपनी कंट्री में कर सको, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो। तो ये भी क्या एक तरीके से क्रिटिसिज्म हो गया इस थ्योरी का। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर दिस थ्योरी। सो इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स या आपको ये जो पीडीएफ है वो चाहिए होगी तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो विजिट माई ब्लॉग, दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।